Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy. आप सभी का स्वागत है यहाँ. हम OCM का चैप्टर 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का तीसरा सब्जेक्ट का आखिरी, तीसरे चैप्टर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का आखिरी जो हिस्सा है, आज वो हम पढ़ने की, समझने की, मेरे तरफ से समझाने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं. तो एंटरप्रेन्योर कौन है, उसमें क्या खूबियाँ और फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है और उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब चर्चा हमने पिछली बार कर ली है. आज हम हमारे देश में खास करके कि सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऐसे कौन से प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके वजह से एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा सके. आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझें कि हमारा जो देश है ये शुरुआत से काफ़ी सालों से एक एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी से कनेक्टेड देश है, और आज भी शहरों के अलावा ज़्यादातर जो हमारा एरिया है, पूरे देश का एरिया, वो गांवों में बसा हुआ है. हमारा ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, हमारी जनता, वो गांवों में बसी हुई है. तो एंटरप्रेन्योरशिप आप ऐसा सोच सकते हो कि थोड़ा कम है या शुरुआत थोड़ी देरी से हुई है, बट उसको बढ़ावा आगे देने के लिए, ताकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है जहाँ पर प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुका है, उन्हें टक्कर हम कैसे दे सके आने वाले कुछ ही सालों में, उसके लिए हमारी सरकार हमारे लोगों के लिए कौन से प्लान्स बना रही है. तो पहला है स्टार्टअप इंडिया. आई रिपीट, ये है रीसेंट इनिशिएटिव. का मतलब क्या है, हाल ही में हमारे सरकार ने, जब मैं कहता हूँ हाल ही में, पिछले 5 या 10 सालों की बात हो रही है, क्योंकि चुटकी बजा के या अलादीन का चिराग घस के ये काम नहीं होता, कुछ साल लग जाते हैं इसके लिए. हाँ, तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री है या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है या स्टेट में बैठी हुई सरकार, उन्होंने कौन सी योजनाएं बनाई हैं. तो पूरे भारत देश के लिए स्टार्टअप इंडिया, ये जो वर्ड है स्टार्टअप ना, आपने काफ़ी बार सुना होगा. अगर आप थोड़ा टेलीविज़न देखते हो, थोड़ा आप डिजिटल मीडिया देखते हो, या हो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपने चर्चा ज़रूर सुनी. एक स्टार्टअप किसको कहा जा सकता है? स्टार्टअप इज़ डिफाइंड एज एन एंटिटी
कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया की बात हो रही है, विच वॉज ओपनड लेस देन 10 years ago. तो ये 20 साल पुरानी कंपनी नहीं है, 25 साल पुरानी कंपनी नहीं है, हाल ही में पिछले 10 सालों में. एंड हैज एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 crores. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअली ये कितना कमाती है. ये 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं, कम कमाती है, जिसे एक स्टार्टअप कहा जाता है. अगर कोई 200, 300, 500, 1000, 2000 करोड़ कमाता है, जो कमाते हैं वो पुरानी कंपनीज है, उन्हें स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता. वो ऑलरेडी अपने अपने एरिया में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनीज हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारी सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें एनकरेज करने के लिए इन्होंने कौन से प्रोग्राम्स बनाए हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे, अंडर दिस इनिशिएटिव, इस प्रोग्राम के तहत द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड आई मेड प्रोग्राम. ऑब्वियसली आई का मतलब मुझे लगता है इंडिया ही होना चाहिए. आई मेड मतलब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. आपने सुना तो होगा, जहाँ पर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और काफ़ी दूसरे पार्ट्स जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. टू हेल्प इंडियन एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड 10 लाख मोबाइल ऐप स्टार्टअप्स, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें मोबाइल में कनेक्ट हो चुकी है या किसी भी तरीके से मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है. तो ये बढ़ावा दे रहा है लोगों को कि हाँ, आपको 10 लाख मोबाइल ऐप्स आप बना सके, इसके लिए आई मेड प्रोग्राम बनाया गया है. मुद्रा बैंक्स स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कोशिश क्या करती है? ये इंडियन सरकार की एक कोशिश है माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस का मतलब है पैसों में मदद, लो इंटरेस्ट रेट लोन, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके आइडिया को हकीकत में लाने के लिए ऑब्वियसली पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उनके ससुर नहीं बैठे हैं पैसा देने के लिए, तो उन्हें बैंक के पास में जाना पड़ता है. पर ये जो मुद्रा बैंक की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत चलाई जाती है, ये जो कर्जा देती है, ये इंटरेस्ट लेवल कम रखकर देती है. One of the objectives of the Indian government is to make India a nation of very important job creators instead of job seekers. हम में से काफ़ी भारतीय ऐसे हैं, आपके मम्मी पापा अंकल आंटी, आपने काफ़ी बार देखा रहेगा, जो विदेश में जाकर, वो गल्फ में हो सकता है, वो यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, अलग अलग देशों में हो सकता है, वो वहाँ पर काम करने गए. क्यों? क्योंकि उनका ऐसा सोच है कि वहाँ पर काम ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर ज़्यादा पेमेंट मिलता है, ज़्यादा पगार मिलता है. तो ऐसी सोच है कि हम काम ढूंढने के लिए जाते हैं. तो भारत सरकार की ये सोच है कि हम जॉब क्रिएटर्स बने इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स. काम ढूंढने के लिए हम ना जाए, हम खुद काम को पैदा करें. जब आप एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बन जाते हो अपने आप से, अगर आप में वो क्षमता है, वो सोच है, वो कैपेबिलिटी है, तो आप अपने आप को तो एम्प्लॉयमेंट देते ही देते हो, रोज़गार देते ही देते हो, और आपके बिजनेस के द्वारा, आपके सक्सेसफुल आइडिया के द्वारा आप अनेकों को रोज़गार देते हो. आगे जाकर इट एम्स, स्टार्टअप इंडिया की सोच क्या है? एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम which will nurture startups in the country so that sustainable economic growth and large scale employment opportunities, large scale पर जो नौकरी है लोगों को मिल सके. स्टार्टअप इंडिया की कुछ खास बात है, आगे जाकर भी हम ये टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट दिया है उसे पढ़ लेते हैं, बट इसका एडवर्टाइजमेंट भी, विज्ञापन में भी आपको ये नज़र आता है. सेल्फ सर्टिफिकेशन रिजाइम, हैसल फ्री रजिस्ट्रेशन थ्रू मोबाइल ऐप, काफ़ी सालों से अगर आपको कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करनी है ना, तो एक डर की बात थी कि मैं किस सरकारी दफ्तर में जाऊं. ओके, क्योंकि क्या कहना, घूसखारी, ओके, घूसखोरी आप बोल सकते हो. ओके, ये काफ़ी कॉमन है कि ये टेबल से वो टेबल तक, ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट तक अगर मेरी फाइल जानी चाहिए क्लियरेंस के लिए, ओके, किसी तरह के लाइसेंस के लिए, किसी तरह के सर्टिफिकेशन के लिए, तो मुझे तो पैसा देना ही पड़ेगा. हाँ, तो जो सरकार है वो अभी पूरी कोशिश क्या कर रही है कि सारा कुछ ऑनलाइन हो जाए.
आपका किसी इंसान के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना हो तो ऑटोमेटिकली काम जल्दी 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 हो सकेगा, और ऑब्वियसली जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं घूसखोरी के वो ऑटोमेटिकली निकाला जा सकता है, भ्रष्टाचार का, करप्शन का, वो भी निकाला जा सकता है। फंडिंग सपोर्ट वर्थ 10,000 करोड़ थ्रू फंड ऑफ फंड्स। तो भारत सरकार ने, जिसको टैक्सेशन के द्वारा काफ़ी पैसा मिलता है, ओके, हर सरकार को डेमोक्रेसी में मिलता ही मिलता है, इन्होंने इतने पैसे अलग रख दिए हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा दे सके। 80% रीबेट ऑन पेटेंट एप्लीकेशन, कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई नया प्रोडक्ट या नया आइडिया या नया ऐप बनाया जाता है उसे पेटेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेदर वो ओला का ट्रैवल या राइड शेयरिंग ऐप होगा, या वेदर वो अलग अलग कंपनीज़ है जो घरों से कनेक्टेड अलग अलग सेवाएं देते हैं, तो ये सब एक नई चीज़ है। तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको पेटेंट करना पड़ता है, और पेटेंट करना मतलब किसी को बोलना, देखो ये प्रोडक्ट जो है मैंने बनाया है, देखो ये प्रोडक्ट जो है मैंने बनाया है, और उसके सर्टिफिकेशन के लिए बहुत टेस्टिंग करके पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो लोग उसी में थोड़ा डर जाते हैं कि भाई मेरे को लाखों रुपया खर्चा करना है एक पेटेंट मिलने के लिए ताकि मैं ये बना सकूं और दूसरा कोई इसे कॉपी ना कर सके। तो इस स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम के तहत 80% रीबेट का मतलब है डिस्काउंट, मिल जाता है ताकि पेटेंट का जो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन है जल्दी जल्दी किया जा सके। ओके, इसके बाद स्टार्टअप इंडिया है, इसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश किया है लोगों की मदद के लिए। पहला, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, जो भी प्रोसेस है उसे सिंपल कर दिया है, और सरकार ने अपनी तरफ से बताया है कि हम आपके हाथ को थामेंगे और हर स्टेप पर, हर कदम पर आपके साथ में रहेंगे। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव से सरकार ने ये भी बता दिया है, देखिए हमने फंड भी बना दिया है आपके लिए, और आपके लिए टैक्सेशन हमने कम कर दिया है। पिछले 3-4 सालों के लिए हमने टैक्सेशन पूरी तरह से निकाल दिया है ताकि आपको पैसे और नॉन कैश में हम आपकी सहायता कर सके। इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, सरकार ने पूरे देश में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। ये सेंटर्स इंक्यूबेशन के क्या होते हैं? इंक्यूबेशन का मतलब है वो समय जो किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए लग जाता है। तो सरकार ने ये इंक्यूबेशन सेंटर्स डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें वहाँ पर जाकर मदद या सहायता ट्रेनिंग के द्वारा मिल सके। तो ये स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है ये उसके कुछ आप कह सकते हो फीचर्स है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। कि स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है काफ़ी सालों से, ये सरकार ने क्यों सोच के रखा है, इसके पीछे उनकी क्या सोच है? अच्छा, 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, इतना पैसा 10,000 रुपीज़ नहीं है, 10,000 करोड़ में काफ़ी जीरोस होते हैं। रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शंस, freedom from capital gains tax, freedom from tax for the first 3 years, I repeat myself। इससे क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को पता है जब मेरा दुकान शुरू होगा, जब मेरी कंपनी स्टार्ट होगी, जब मेरा एंटरप्राइज स्टार्ट होगा, पहले 3 सालों तक सरकार इतना डिस्टर्बेंस नहीं देगी। पहले 3 सालों तक कैपिटल गेंस का जो टैक्स होता है मुझे नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, या जो नॉर्मल टैक्स होता है उसमें काफ़ी छूट मिलने वाली है। टू टारगेट 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related programs। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनकी सोच अलग ही होती है, वो एक अलग दिशा में सोचते हैं। वो जो परेशानी होती है ना उसका हल किस तरह जाए, बड़े सिंपल तरीके से। तो इस प्रोग्राम तहत कि उसकी खोज की जाएगी, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जहाँ पर छोटे बच्चे जो है सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो कुछ नया, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की खूबी जो है अपने अंदर कैसे लेकर आ सके। ओके, दूसरी योजना, रीसेंट इनिशिएटिव जो सरकार ने की है वो है स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम। अब ये स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम में सरकार ने
अलग अलग लेवल्स पे, बैंक ब्रांच 1 2 3, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। इसके नीचे यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए जाए जिससे सॉरी एंटरप्रेन्योर्स की मदद हो सके, कुछ खास कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स की सहायता खास करके पैसों के मामले में, फाइनेंस के मामले में किया जाए। तो अगर मैं स्टैंड अप इंडिया की थोड़ी चर्चा करूं, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो देश है उसमें जो शहर है वो गिने चुने हैं और उसमें जो जनता है गिनी चुनी है। ज़्यादा करके हमारी जनता जो है वो गांवों में रहती है, तो वहाँ पर बढ़ावा किस तरह मिलना चाहिए, और नॉट जस्ट मेल, एक क्या कहे पुरुष को नहीं, स्त्री को भी, एक महिला को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वो ऐसी नहीं है कि अच्छा शादी हो गया है, वो मम्मी हो चुकी है, माँ का ही टाइटल उसे दिया जाएगा और उसे बच्चों को बड़ा करना है, नहीं, वो भी जो सोच रखते हैं उनमें भी एंटरप्रेन्योरशिप की खूबियां होती हैं, तो उनको हम किस तरह का बढ़ावा दें। तो स्टैंड अप इंडिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन अबव 18 ईयर्स, इन्हें प्रोत्साहना, एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि आप भी एंटरप्रेन्योर बनो, आप भी एंटरप्रेन्योर की सोच रखो। अगर आपके पास भी इनोवेशन का कुछ है, कुछ तो नया आइडिया है, आप ये कुछ नया कर सकते हो या जो चल रहा है उससे बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपकी सहायता जरूर की जाएगी। कैसे? लोन्स अवेलेबल फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? मतलब जो खेती बाड़ी है उसमें क्या हरियाली लेकर आनी है? नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो औरतें हैं जिन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग में वो कभी एंट्री ही नहीं मारी, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कभी एंट्री ही नहीं मारी उन्होंने, इनके लिए यदि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लोन्स दिए जा रहे हैं। अगर वो अकेले नहीं है, अगर वो इकट्ठा है तो भी चलेगा। तो ऐसा कहना है कि 51% स्टेक, मतलब अगर आप इंडिविजुअल हो लोन आपको भी मिलेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, आप ये कोई भी कैटेगरी से रह सकते हो, ओके। या अगर आपने मिलजुल कर, अगर 10 औरतें गांव के अंदर, 15 औरतें गांव के अंदर ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया और एक एंटरप्राइज बना दिया और एक बिजनेस की उन्होंने शुरुआत कर दी, तो इनका ऐसा कहना है कि 51% स्टेक, जो पैसा उसके अंदर डाला गया है उसका 51% इन लोगों के हाथ में होना जरूरी है। और लास्ट में जो भी पैसा लेता है, उन्होंने पुराने अपने जीवन काल में किसी भी बैंक का पैसा उन्होंने अटकाया नहीं होना चाहिए, ओके। ये जो योजनाएं हैं इसके द्वारा औरतें खास करके उनको काफ़ी बेनिफिट या फ़ायदा हुआ है। 81% अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। 81%, ये काफ़ी बड़ा एक नंबर है। मोर देन 70% बेनिफिशियर इस स्कीम के वुमेन है। इसके अंदर लोन्स 1 करोड़ तक का दिया जाता है अगर आप SC, ST, OBC या आप वुमेन हैं। 9 करोड़ वुमेन हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द मुद्रा एंड द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ओके। तो जल्दी से इसकी थोड़ी और आखिर की चर्चा हम कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये काफ़ी डिटेल में जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, बट आपको इतना ही समझाया जा रहा है कि जो भी लोग बैंक से मदद लेना चाहते हैं लोन के द्वारा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इनको दिया जा सकता है। आपको इतना ही याद रखना है कि योजना खास करके किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या औरतें, ओके, या वुमेन। उनका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से होना कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हो तो आप औरत या मेल कुछ भी रह सकते हो, या पुरुष रह सकते हो, कोई फर्क नहीं गिरता। 18 साल के ऊपर का होना आपको ज़रूरी है। और उसके बाद में ये खास करके ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर, कि वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और वो नए हैं और उन्हें लोन के द्वारा ऑब्वियसली अपने आइडिया को सफल बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, ओके। इसके फीचर्स कुछ और आगे कंटिन्यू करते हैं। साइज ऑफ लोन जो है
वो कॉम्पोजाइट लोन होता है। 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन सरकार अपने मुद्रा बैंक द्वारा देती है इन लोगों को। इंटरेस्ट रेट इसके अंदर कम होता है। सिक्योरिटी, रीपेमेंट, वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है कि भैया गाड़ी तो ले ली बट गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल भी तो डालना ज़रूरी है। हाँ, तो वो पेट्रोल जो है वो वर्किंग कैपिटल है। तो इसके लिए भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में, मशीनरी को लाने में, व्हीकल्स को लाने में और आगे जाके वो मशीनरी को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल लगता है उसकी भी सहायता स्टैंड अप इंडिया के योजना के तहत किया जाता है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आगे एक टॉपिक है जिसका नाम है एग्रो टूरिज्म। ओके, एग्रो टूरिज्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है? हम सब, मैं, आप शहरों में रहते हैं, बराबर। शहरों में रहकर हम जो गांव में खेती बाड़ी करके बनाया जाता है उसका सेवन, खाना पीना हम यहाँ पर बैठ के करते हैं। पर कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि ये जो मैं खा रहा हूँ, ये जो सॉस है, जो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, ये बनता किस तरह होगा? तो उसी तरह ये जो आटा है जिसके गोंद बनता है, जिससे चपाटी बनती है, ये किस तरह बनता होगा? ये सब गांवों में काम हो रहा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये जो तेल है ये किस तरह बनता होगा? हमारा कांटेक्ट उससे दूर हो चुका है। एग्रो टूरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर ये सोच लगाई जा रही है कि शहरों में जो लोग काम करते हैं और जिन्हें इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, या जो गांवों के बारे में भूल ही चुके हैं, उन्हें कैसे लेकर आए। तो ऐसे एग्रो टूरिज्म में ऐसे ऐसे जगह की स्थापना की जाती है जहां पे शहरों से लोग दोबारा गांवों की तरफ आ सके और कुछ सीखने के लिए। ओके, जो लोग काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, खेती बाड़ी किस तरह होती है, हल कैसे चलाया जाता है, ओके, कैसे फार्मिंग की जाती है, कैसे कैटल का जो भेड़ बकरी है उनका ख्याल किस तरह से रखा जाता है, उसके बारे में उस लाइफस्टाइल को बताने के लिए, ताकि लोग जो शहरों में रहते हैं उनका उस मुद्दे में भी वो कनेक्ट हो जाए एट ग्रास रूट लेवल। एग्रो टूरिज्म की शुरुआत भारत देश के अंदर की गई है। एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स, जो शहरों में रहते हैं, टू रूरल एरियाज फॉर लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। अभी ये एग्रो टूरिज्म में क्या क्या किया जाता है देखिए। जिस तरह का भी जो प्रोडक्ट बनता है वो अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट है, उसकी खेती बाड़ी किस तरह की जाती है, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उसमें ये जो लोग बाहर से आते हैं, मतलब जो सिटीज से आते, जो शहरों से आते, उनको इन्वॉल्व करके, उनको ऐसा नहीं है कि उनको परमानेंटली काम देना है, बट उनको इन्वॉल्व करके, ताकि उनको भी ये समझ में आ सके हाँ कि ये जो प्रोसेस है ये किस तरह एक्चुअली किया जाता है और शहरों तक ये किस तरह भेजा जाता है। और एग्रो टूरिज्म में एक अहम योगदान आप कह सकते हो जो हमारा महाराष्ट्र प्रांत है, महाराष्ट्र स्टेट है, उनका है। उन्होंने इस मामले में काफ़ी बढ़ावा दिया है। उन्होंने काफ़ी जगहों पर जहाँ पर गांव बसे हुए हैं, जहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें ये मौका दिया है इस प्रोग्राम्स के तहत, ये उनको समझाकर कि फार्म मैनेजमेंट किस तरह की जानी चाहिए। तो भले ही एक इंसान एक खेती संभालता है, बट उसे ये ट्रेनिंग दी जाती है एग्रो टूरिज्म के तहत कि बिजनेस में प्लानिंग किस तरह, उसके फार्म को, उसके खेत को, उसके घर को वो एक बिजनेस कैसे बना सकता है, वो लैंड, फाइंडिंग लैंड, मैनेजिंग एम्प्लॉइज, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे कर सकता है, एडियरिंग टू रेगुलेशंस, इंश्योरिंग क्रॉप्स, प्रिपेयरिंग फॉर रेनी डे एंड रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें एग्रो टूरिज्म के अंदर कवर की जाती है। और ये महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया जा रहा है और थोड़ा थोड़ा करके पूरे देश के अंदर भी ये फैल रहा है। इसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं। ये एक्टिविटीज़ किस किस प्रकार के रहते हैं? अच्छा, इस एक्टिविटीज़ के कारण जो फार्मर है, जो खेत जोता है, उसे ये बताया जाता है कि उसके अलावा जब लोग शहरों से आते हैं, आपके पास जगह है, आप वहाँ पर 1 कमरा 2 कमरा बना सकते हो,
लोग वहाँ पर आकर रह सकते हैं, हो सकेगा तो आप उन्हें खाना बनाकर, मतलब जैसे लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं, बट जिन लोगों को दिलचस्पी है, नहीं होटल में मुझे इस साल नहीं जाना, इस महीने नहीं जाना, मुझे गांव में जाना है और मुझे वो एक्सपीरियंस करना है कि वो किस तरह काम किया जाता है, तो ये ट्रेनिंग जो है, जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें दी जाती है, ताकि वो अपने जगह को, अपने घर को एक बिजनेस का रूप दे सके और उसके द्वारा भी वो अपनी कमाई कर सके। आउटडोर रिक्रिएशन, ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग, एडुकेशनल ट्रिप्स कि बाबा ये प्रोसेस कैसे होता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, एंटरटेनमेंट, क्योंकि काफ़ी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो गांवों में काफ़ी अलग तरीके से उसको आयोजित किया जाता है, उसमें लोगों को आप पार्टिसिपेट करा सकते हो। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जहाँ पे आप लोगों को आपका इलाका, रहने के लिए जगह आप दे सकते हो, आप उन्हें हॉर्सबैक राइडिंग के द्वारा अलग अलग जगहों पर आपको लेकर जाया जा सकता है, और विभिन्न अलग अलग आइडियाज़ की जो ट्रेनिंग है वो इन लोगों को जो गांवों में रहते हैं, जिन्हें आप फार्मर्स कह सकते हो, उनको दिया जाता है, ताकि सिर्फ फार्मिंग के द्वारा नहीं पर उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं उसके द्वारा भी वो अपनी कमाई कर सके। चैप्टर का आखिरी टॉपिक एंटरप्रेन्योर आपने सीख लिया है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? देखिए, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जिसके पास आइडिया है और पैसा भी वो अपना लगाता है। पैसा लगाने के लिए वो लोगों के पास जाता है, कंपनीज के पास जाता है, वो फंडिंग कराता है, पूरा रिस्क वो उठाता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आइडिया काम ना करे तो पूरा रिस्क का नुकसान उसको उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ लोग हिचकिचाते हैं, काफी लोग हिचकिचाते हैं, इतना पैसा मैं लगा दूंगा और अगर आइडिया काम ना करे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ये एक कर्मचारी है, एक एम्प्लॉई है जो ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा है, पर वो और उसकी कंपनी उसको बढ़ावा दे रही है कि आप अगर अलग सोच रखते हो, आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई नया प्रोडक्ट है, या कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन चल रहा है उसे आप एक अलग डायरेक्शन दे सकते हो जिसकी वजह से खर्चा कम हो सके, तो कोई बात नहीं है, पैसा हम लगाएंगे। कंपनी कहती है पैसा हम लगाएंगे, आप बस आपका आइडिया पे काम करो। वो आइडिया को सफल करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैन हो, वो मशीन हो, वो पैसा हो, वो फाइनेंस हो, ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने तरफ से लगाते हैं। तो आई रिपीट, इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें एक बढ़ावा मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है कि रिस्क मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो कंपनी है जहां पर मैं काम करता हूं वो रिस्क लेंगे, बट अगर मेरे पास एक आइडिया है तो वो आइडिया को मैं जरूर एक्टिवेट कर सकता हूं। आगे, एंटरप्रेन्योर्स आर दी ड्रीमर्स, सपने सोचने वाले, हु टेक हैंड्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन ऑफ एनी काइंड विद इन अ बिजनेस। वो नई बिजनेस की शुरुआत नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप within an existing organization. I hope एंटरप्रेन्योर क्या है वो मतलब आपको समझ में आ चुका है, और इसके पहले जो एग्रो टूरिज्म था वो किस तरह मदद करता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, और हमारे देश में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, ये जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं और इसके द्वारा एंटरप्रेन्योर की मदद किस तरह की जा रही है, ये सारा कुछ तामझाम आपको समझ में आ चुका है। ये काफ़ी एक्टिव फील्ड है, इसमें सरकार हर महीने हर साल कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर इंटरनेट पे ब्राउज करो, अगर आपको कभी इसके ऊपर बेस्ड एक प्रोजेक्ट मिलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप भी कुछ सीखोगे, आप दूसरों को भी सिखा पाओगे। आज जो मैंने समझाया है, आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छी सीख मिली है तो लाइक ज़रूर कर लेना। अगर कोई रिक्वेस्ट है, अगर कोई कंप्लेन है, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पुराने हो, हमारे लेक्चर्स को शेयर कर लेना। अगर नए हो, कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जब तक हम दोबारा ना मिले, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर को समराइज करने के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।